Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to EEE 342 Microprocessor Systems and Interfacing course. I am your course instructor Muazzam Ali Sahi. This is our second lecture for the course. Today the outline for this lecture is we'll be covering these three main topics. तीन टॉपिक्स हैं. सीम्स काफ़ी थोड़ा सा काम लग रहा है, लेकिन काफ़ी मेहनत तलब है. काफ़ी बेसिक्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को बतानी है. और आप लोग चूँकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर नहीं पढ़ के आते, तो आप लोगों को कंप्यूटर के इंटरनल का आइडिया नहीं होता. तो आज मैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंप्यूटर से रेलेवेंट है, मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा. तो लेट्स मूव ऑन के MPU जो हमने अभी जिक्र किया था. व्हाट इज एन MPU? MPU is an abbreviation for microprocessor unit. This is your MPU is a abbreviation for microprocessor unit. और बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर यूनिट होता क्या है? माइक्रोप्रोसेसर यूनिट एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है that has a CPU that contains a CPU. वो बेसिकली उसको माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है. ये तो इसकी एक आप कह लो कि वेग सी डेफिनेशन है. बट व्हाट अबाउट द एक्चुअल टर्मिनोलॉजी क्या है कि माइक्रोप्रोसेसर यूनिट होता क्या है? माइक्रोप्रोसेसर यूनिट इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ अ सिस्टम. मैं इसको जरा ड्रॉ करता हूँ और बताता हूँ. ओके, just give me a second, guys. The heart of our computer is considered to be the microprocessor unit. Is called the microprocessor unit. ये बेसिकली वो यूनिट होता है that is responsible for performing our arithmetic and logical operations as well as some other operations relevant to let me just see that. I don't think so it's clear. It's a bit clear. ये zoom कर रहा है, जरा एक दफ़ा zoom हो जाए. Okay, we're good. Sorry about that. It's a microprocessor unit क्या है? अब आप लोगों ने अपने घरों में अपने कंप्यूटर को अगर आप देखें तो sometimes the computer is considered to be the LCD that we have with our computer. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास एक ऐसा डब्बा हुआ करता है नॉर्मली. ये मैं लैपटॉप्स का नहीं, मैं पर्सनल कंप्यूटर का जिक्र कर रहा हूँ. that has some buttons and some other displays to it, and then we have a keyboard. ठीक है. and we have a mouse as well. माउस कैसे बनाएंगे? ठीक है. we have a mouse as well. अब इसको हम नॉर्मली CPU कहते हैं अपने कंप्यूटर का. that is the casing, the bigger part of a computer that we have in our home. अब इस CPU के internal के अंदर there is a big board with integrated circuits on it. The hardware is integrated on it. That is called the motherboard. Or everything that is inside the CPU needs to be connected to this motherboard. अब आप देख सकते हैं कि बिगर पिक्चर में ये आपके पास एक कंप्यूटर यूनिट है, कंप्यूटर सिस्टम है. उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसको हम जुबान में CPU कहते हैं. ठीक है. नॉर्मली इसको अगर आप खरीदने जाएं तो भी कहते हैं हमें टावर केसिंग चाहिए या मिनी टावर चाहिए, स्टफ लाइक दिस. इसी टावर केसिंग के अंदर हमारे पास एक मेन बोर्ड होता है, मदर बोर्ड, और सारे पेरिफेरल, सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, एवरीथिंग रिजाइड ऑन दिस मदर बोर्ड. ठीक है.
इसका जो ब्रेन ऑफ दिस होल सिस्टम is our microprocessor unit. Microprocessor unit is responsible for performing all the operations, maintaining all the hardware, सारा हार्डवेयर कंट्रोल इसने करना है, IO operations इसने कंट्रोल करने हैं. So that is the brain of our whole computer. ठीक है. अब ये तो मैंने आपको एक पर्सनल कंप्यूटर की एग्जांपल दी है. The same applies on the laptop as well. ठीक है. आपके सेल फोन को भी इसी तरीके से अगर हम देखा जाए हैंड हेल्ड डिवाइसेस में भी आपके पास आपके सेल फोन के अंदर इट कंटेन्स अ मदरबोर्ड. The motherboard, everything inside the phone is connected to the motherboard, or the brain is again the microprocessor unit. तो हमारा जो कोर्स है बेसिकली वो क्या है? हमारा कोर्स है कि हमने इस माइक्रोप्रोसेसर यूनिट को इंटरफेस करना है आउटर वर्ल्ड के साथ. इस माइक्रोप्रोसेसर यूनिट एंड इंटरफेसिंग, माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम्स एंड इंटरफेसिंग, ये इस कोर्स का नाम है. तो हमने बेसिकली इस माइक्रोप्रोसेसर यूनिट को बाकी आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है सो दैट कि we can make something out of it, we can make a computer out of it, we can make a handheld device out of it. तो अब माइक्रोप्रोसेसर यूनिट के साथ ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम हम इस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड मेमोरी, and on the other hand we have IO. अब जिस भी चीज के अंदर ये तीन कंपोनेंट्स मिनिमम होंगे हम उसको कहेंगे दैट इज अ कंप्यूटर. अब अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी सराउंडिंग में, यू विल फाइंड at least 3 to 4 things in a normal household that can be fall under this category, that can be categorized as a computer that has a microprocessor unit and that has some IOs, input output interfaces. Input output interfaces can be sensors. Sensors can act as an input device and LEDs can act as an output device. हर दफा जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई LED टर्मिनल ही लगाओ. There can be a buzzer to it कि अगर वो अपना ऑपरेशन खत्म कर देता तो वो बजर के जरिए आपको बता देता है ऑपरेशन इज डन. ठीक है. और फिर it has a RAM and ROM to it. We'll study it deeply later on इंशाल्लाह. नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि रैम रोम से हमारी क्या मुराद है. तो फिलहाल जो आज का हमारा काम है वो ये है कि व्हाट इज इनसाइड दिस माइक्रोप्रोसेसर यूनिट सो दैट वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन इट. हमने इन चीजों को इंटरफेस करना है. हाउ कैन वी इंटरफेस स्टफ विद इट? वी नीड टू नो दिस माइक्रोप्रोसेसर यूनिट फर्स्ट. तो माइक्रोप्रोसेसर यूनिट जो है दैट कंटेन्स फर्दर सम यूनिट कॉल्ड कंट्रोल यूनिट. ठीक है. ये एक यूनिट होता है माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, फिजिकल हार्डवेयर होता है. देन वी हैव ALU इन इट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड देयर इज अ storage inside the microprocessor called registers. ठीक है. ये बड़े बड़े 3 ब्लॉक्स हैं जो कि माइक्रोप्रोसेसर यूनिट के अंदर होते हैं. जब हम माइक्रोप्रोसेसर को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं द कोर पार्ट इन अ माइक्रोप्रोसेसर यूनिट इज द ALU. एवरीथिंग इनसाइड द कंप्यूटर इज देयर टू सपोर्ट दिस यूनिट, ALU यूनिट को. कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि ये सारे माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, और सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर के नहीं, वो समटाइम्स इनके ऑपरेशंस भी कंट्रोल कर रहा होता है, या वो अपने राइट्स आगे असाइन कर देता है सो दैट रैम रोम एंड आईओस कैन कम्युनिकेट एज वेल. सही है. और फिर कम्स रजिस्टर. रजिस्टर क्या है? माइक्रोप्रोसेसर की अपनी पर्सनल मेमोरी है. एक पर्सनल मेमोरी है. रजिस्टर्स जो हैं वो माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड जितने तेज होते हैं. सो दैट इज द फास्टेस्ट मेमोरी वी हैव इन आवर इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म. वो सबसे ज्यादा फास्ट क्या होती है? रजिस्टर. अब आप खुद कॉमन सेंस से ये देख के मुझे बताएं कि ये 3 यूनिट्स हैं जो माइक्रोप्रोसेसर यूनिट के पार्ट हैं. ये लोग आपस में डाटा कम्युनिकेट तो करते होंगे. तो इंटर कम्युनिकेशन, इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन होती है, दैट इज परफॉर्म्ड यूजिंग बसेस. ठीक है.
और बस क्या है बेसिकली? बस है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, ठीक है, वायर्स का कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, सॉरी बसेज हैं, ये प्लूरल है, ठीक है। और हमारे पास अगर मैं यहाँ एक बस को ड्रॉ करूं तो बेसिकली it will be something like this. It is a bunch of wires that move from one place to another, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8. So I can say कि this is my 8-bit bus, ये मेरी 8-bit बस है। और ये 8-bit बस क्या काम कर सकती है कि ये लेफ्ट हैंड से की तरफ से डाटा राइट हैंड की तरफ, क्योंकि आप देख लो इसमें डायरेक्शन कोई नहीं है। हमारे पास जो वायर्स होती हैं जो घर में हम वायरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डायरेक्शन वाली नहीं होती कि लेफ्ट से राइट डाटा ही जाएगा। डाटा कैन मूव फ्रॉम विच एवर प्लेस दे वांट। एक्चुअली डाटा मूवमेंट ऑन द वायर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस रादर देन ऑन द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये क्या है, सिंगल वायर पे हमारे पास किसी एक गिवन टाइम पे या तो 0 पोटेंशियल होगा या 1 होगा, एंड एनालॉगस टू द बाइनरी नंबर दैट वी स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1, कि हर चीज जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर अपने नंबर्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को बाइनरी में स्टोर करता है, और वो बाइनरी डेटा जब हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट को भेजना है फॉर अ सर्टेन ऑपरेशन, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बस की। और बसों से क्या, ये जो डायरेक्शन मैंने यहाँ ये लगाई हैं, ये दोनों लाइनें जो हैं ये बेसिकली बसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नॉर्मली बस को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी नीड इज, इसकी नोटेशन क्या होती है, इट्स अ वायर, इट्स लाइन, नॉर्मली एरोज नहीं लगे होते, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि बस की डायरेक्शन नहीं होती। लाइन डाटा यहां से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कमांड दैट वी आर यूजिंग। तो बस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल की जाती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी with a slash on it and has a number on it. So A से B जो line है that becomes a bus because there is a slash over there. अब पूछा जाएगा कि बस की width कितनी है बस की, तो बस is 16 bit wide because there is a 16 over there. What does that mean? That means कि A can transmit the data to B, or what is the length of B? Oh, what is the length of the data? The length of the data is 16 bits. So A can transmit or receive 16 bit of data to B. So that is what buses are. Buses बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कितने बिट का डेटा आपस में कम्युनिकेट करना है। Now the other part is, are there any type of buses? So there are 3 type of buses. हम buses को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, and that division is primarily on the basis of what is on the bus, कि वो बस किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाइज। और अगर आप वैसे देखें तो वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन उनका रोल डिफरेंट है, उनका काम डिफरेंट होगा। काम क्या है वो ये बताता है कि उसके ऊपर क्या है, बस के ऊपर चल क्या रहा है। तो जो 3 टाइप्स हैं हमारे पास बसेस की, उसमें पहली टाइप को हम कहते हैं डेटा बस। एक ऐसी बस जो कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इस बस के ऊपर, इस वायर पे, इन कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स पे सिर्फ डेटा ट्रांसमिट होगा और कुछ भी नहीं। द सेकेंड टाइप ऑफ बसेस दैट वी हैव इज कॉल्ड एड्रेस बस। एड्रेस बस जो है ये वो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर है जिसके ऊपर एड्रेस ट्रांसमिट करेगा। अगर मैं इस एग्जांपल को कहूं कि ये ए से बी के दरमियान की एड्रेस बस है, तो ए से बी तक हमेशा एड्रेस जो है वो इस वायर पे कम्युनिकेट किया जाएगा, डेटा इस वायर के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। और नंबर 3 इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या है? कंट्रोल बस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ all the control signals that flow from one device or one component to other component.
तो आगे चल के आप फ्यूचर में किसी कोर्स में, स्पेशली वीएलएसआई कोर्स के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक इतनी बड़ी आईसी है जो कि आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो अपने सिस्टम के लिए, किसी भी चीज के लिए, कोई एडर बनाना चाह रहे हो, कोई मल्टीप्लायर है, कोई माइक्रो प्रोसेसर है, एनीथिंग दैट यू वांट टू बिल्ड, so roughly on an average 70% area of this chip will be consumed by buses. 70%. So we are left with only the 30% of the area to build the actual hardware that will be performing some operation. The rest is for the buses. और अगर आप कभी मदरबोर्ड भी देखो तो मदरबोर्ड पे सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या होती है? द वायर्स, द बसेस, जो बसेस हैं जो उसके ऊपर हमने ड्रॉ की होती हैं, जो कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। ठीक है, तो हमने इस हैंड आउट, इस स्लाइड में, स्क्रीन में हमने क्या क्या देखा है कि एक सिस्टम है, व्हाट इज द मेन, ये वाली जो चीज हमने बनाई हुई है, दैट इज आवर पीसी, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, और यू कांट सी वायर विद द कीबोर्ड बिकॉज इट्स अ ब्लूटूथ कीबोर्ड। इट कैन हैपन, राइट? तो ये एक पर्सनल कंप्यूटर है हमारा। कंप्यूटर में द मेन थिंग इज योर सीपीयू, जिसको हम कहते हैं, इसका हमने लेमैन नाम सीपीयू रखा हुआ, लेकिन सीपीयू इज अनदर वर्ड यूज फॉर, हमारे कोर्सेज में, हमारी टेक्निकल टर्म में भी सीपीयू वर्ड इस्तेमाल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ होता है? मेन बोर्ड के ऊपर एक चिप इंस्टॉल्ड होती है कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट हैज दिस यूनिट sometimes called as CU or sometimes called CPU, Central Processing Unit। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग और एमपीयू समटाइम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, बट वी वोंट बी गोइंग यूजिंग दैट टर्म। ठीक है, हम इनको अलग अलग ही इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर स्लाइड्स। स्लाइड्स में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किसी भी माइक्रो कंप्यूटर के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, और वो चीजें यही हैं कि अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हमने माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कहा था, ये यहाँ लिखा भी हुआ है इसके अंदर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एंड देन it needs a memory to store the data, or temporarily store the data, or permanently store the data, and then there is an input output devices। input output device में हर वो चीज आएगी जो मेमोरी नहीं है। whatever you think about that is inside a computer that falls under input output device if it's not a RAM or ROM। okay, let's move on। बसेस को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बसेस 3 टाइप की हैं आपके पास। ओके, रैम और रोम जो है बेसिकली रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई थिंक ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन किया था मेरे से कि रोम क्या होती है। ठीक है, फिलहाल इतना ही काफी है, हमने रैम रोम को आगे डिटेल में पढ़ना है तो हम इसको तब भी देखेंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब हो क्या रहा है कि ये एक कंप्यूटर का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास एक सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, उसकी अपनी एड्रेस बस है, उसकी अपनी डेटा बस है, उसकी अपनी कंट्रोल बस है। हमने जो कुछ भी इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करना है उसको हमने इन बसेस के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, so that the CPU can send the data, CPU can send the address। ठीक है, मेमोरी का मेन काम क्या होता है? मेमोरी का काम है कि वो डाटा को स्टोर करेगा, और कंप्यूटर की टर्म में स्टोरेज मीन्स के ऐसी एफिशिएंट स्टोरेज है कि जहां मैं डाटा स्टोर करूं वहां से मैं डाटा ले भी सकूं। तो हर पेरिफेरल जो कि हम अपने माइक्रो प्रोसेसर के साथ ऐड करेंगे, इंटरफेस करेंगे, उसको उसकी एड्रेस बस को, यानी अब यहाँ एक चीज ये भी आती है, इसका मतलब ये है कि इन सारे पेरिफेरल्स की अपनी एड्रेस बस और डेटा बस और कंट्रोल बस भी होगी, तभी तो ये आपस में कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, तो इन पे ये ओपनिंग्स होंगी। रैम के पास कोई एड्रेस बस के लिए जगह होगी जो कि अपनी एड्रेस बस को सीपीयू की एड्रेस बस के साथ मिलाएगी, सो दैट इट कैन बी एक्सेसिबल। अब इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ एक काम ये करता हूं,
doesn't have white over there, white नहीं है। चलो, अब अगर मैं ये करूं कि मेरे पास रोम है और रोम को मैं एड्रेस बस को सीपीयू की एड्रेस बस के साथ कनेक्ट ही ना करूं, तो व्हाट विल हैपन कि मैं रोम पे एड्रेस स्पेसिफाई नहीं कर सकूंगा कि रोम का कौन सा एड्रेस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को एट अ गिवन टाइम रिक्वायर है। विद मी और नॉट? अब ये देखो, सिमिलरली रीड राइट का ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं आपके पास, रीड राइट का सिर्फ यहाँ मेंशन है, इसके बाद हम मजीद सिग्नल्स भी यहाँ इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। ये सिर्फ बेसिक डायग्राम है, पहली डायग्राम है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ चीजें इंटरफेस कैसे होती हैं। तो हमारे पास ये कंट्रोल बस है, अगर मैं इस प्रिंटर को कंट्रोल बस के साथ कनेक्ट ही नहीं करता तो प्रिंटर को कब पता चलेगा कि उसने डाटा जो है वो सीपीयू को सेंड करना है या सीपीयू से डाटा लेना है या सीपीयू को डाटा देना है? तो जो भी डिवाइस, अब ये यहां से इस स्लाइड से जो चीज हमें समझ आती है वो ये कि जो भी हार्डवेयर पेरिफेरल माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस होना चाहता है उसको अपनी एड्रेस बस सीपीयू की एड्रेस बस के साथ इंटरफेस करनी होगी, उसको अपनी डेटा बस सीपीयू की डेटा बस के साथ कम्युनिकेट करनी पड़ेगी और उसको अपनी कंट्रोल बस अपने सीपीयू की कंट्रोल बस के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ एक और चीज भी अगर आप थोड़ा सा गौर करो कि एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, सीपीयू जो है वो डेटा इस पे ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट, और ब्रॉडकास्ट क्या फिनोमिना होता है कि जब सीपीयू यहाँ कुछ डेटा ट्रांसमिट करता है इस लाइन पे, ये जब मैंने ये जब इस एड्रेस लाइन पे डेटा सेंड करेगा सीपीयू, तो वो वाला एड्रेस जो है वो हर पेरिफेरल को मिल जाएगा। सिमिलरली सीपीयू यहां जो डेटा ट्रांसमिट करेगा वो डेटा हर कंपोनेंट को मिल जाएगा और सीपीयू जो यहां कंट्रोल देगा वो कंट्रोल भी हर डिवाइस को मिल जाएगा। फिर ये सारी डिवाइसेस इकट्ठी काम नहीं करना शुरू कर देंगी। अब इसकी एनालॉजी, एक एनालॉजी समझें। क्लास में आप क्लास में सारे, लेट्स से कि क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हम इन क्लास टीचिंग की बात कर रहे हैं। लेट्स से आपकी लैब जो आजकल चलती है लैब, आप लोग लैब में बैठे हुए हो, ठीक है। लैब में इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, इंस्ट्रक्टर आपके आते हैं। लेट्स से मैं क्लास में आता हूं और मैं क्लास में आके जब इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो इंस्ट्रक्शन मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे को दे रहा हूं या सबको दे रहा हूं? मैं तो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता हूं, मीन के जो भी उस क्लास में बैठा हुआ है वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, यानी वो वाला लेक्चर सुन सकता है। अब अगर मैंने किसी स्पेसिफिक बच्चे को कोई काम करना हो, लेट्स से कि मैंने सीआर को कहना हो, सीआर जाओ ऊपर से पानी ले आओ, या सीआर जाओ जरा डीसीओ को फलां चीज कह के आओ, मार्कर ले आओ, समथिंग लाइक दैट। उसके लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा? उसके लिए मेरी कमांड क्या होगी कि सीआर आप डीसीओ ऑफिस जाओ और जाके मार्कर लेके आओ। अब ये वाली कमांड मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा या स्पेसिफिक बंदे को कहूंगा? तो आप देखो कि इंफॉर्मेशन जो मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं, जो आप लोगों को दे रहा हूं, कमांड जो है वो ब्रॉडकास्ट ही है, लेकिन उसका रिसीवर कौन है? सिर्फ सीआर। ऑल्दो आप लोगों ने सुनी है लेकिन आप लोग उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे। माइक्रो प्रोसेसर में भी यही एनालॉजी इस्तेमाल होती है कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा और कमांड हर डिवाइस के पास पहुंचेगी, हर पेरिफेरल के पास पहुंचेगी, लेकिन उस एड्रेस और उस डेटा के अंदर आप जिसको कमांड देना चाह रहे हो उसका एड्रेस या उसका नाम भी छुपा हुआ होगा। तो ये काम हम देखेंगे। दिस फिनोमिना इज बाय द वे कॉल्ड एड्रेस डिकोडिंग। हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है जो कि उसका नाम बनता है। ये आगे हमने थ्रू आउट दिस कोर्स यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, स्लाइड नंबर 6 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर समझ नहीं आएगा तो मुझसे जरूर लाइव लेक्चर में पूछिएगा, तो आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर। ओके, तो हाउ डज द कंप्यूटर एक्चुअली, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कैसे करता है? तो
प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास जो सीपीयू के अंदर मेमोरीज होती हैं, मेमोरी वो जगह है सीपीयू के अंदर जहां हम डेटा स्टोर करते हैं, और दैट डेटा कैन फर्दर बी यूटिलाइज, उसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द मेन पर्पज ऑफ अ मेमोरी, कि डेटा जो है वो यूटिलाइज भी किया जा सके। हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स अंडर डेटा, एवरीथिंग एल्स। इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जाती है और डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली माइक्रो प्रोसेसर के लिए होती है, सो दैट इट कैन डू समथिंग। इन सम सर्कमस्टांसेस माइक्रोप्रोसेसर माइट बी नीडिंग द डेटा दैट इज रिक्वायर्ड इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। हो सकता है ना, जरूरत पड़ सकती है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास इन दो चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए नॉर्मल एक आर्किटेक्चर है। द आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द हार्वर्ड आर्किटेक्चर, और आगे चल के हम उसको भी स्टडी करेंगे। वो बेसिकली मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो फिजिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। वन इज कॉल्ड डीएम एंड द अदर इज कॉल्ड आईएम। हमारे कोर्स में उसको वो कहेगा, लेटर ऑन हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी फिलहाल टर्मिनोलॉजी समझने के लिए, ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए ये कर रहे हैं। डेटा मेमोरी इज अ रैम दैट विल कंटेन the data inside it. Instruction memory is a type of a RAM that will contain instructions in it. तो जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी जो हम चाहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करे, that will always reside in our instruction memory. In our case हमारे प्रोसेसर के अंदर that is called the code segment. Code segment, a part of a memory that contains the code in it. तो माइक्रो प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना है, तो वो कैसे करता है? अ प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू। ठीक है, वो कौन सी मेमोरी होती है? इंस्ट्रक्शन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी से डेटा को लेके आता है। इट इज फंक्शन ऑफ द सीपीयू टू फेच द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, कहां से? इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम, और क्या करता है? फिर उस इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। द सीपीयू कंटेन्स अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन इनसाइड द सीपीयू टेम्परेरली। हमारे सीपीयू के अंदर जो हमने हैंडआउट के अंदर जो मैं लिख रहा था, मैंने वहां भी आपको बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU, एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर फाइल। ठीक है, उसको रजिस्टर फाइल कहते हैं। रजिस्टर फाइल इज द combination of all the register inside the CPU। और अभी तक आप दो लैब्स कर चुके हैं, उसके अंदर आप रजिस्टर्स से तो थोड़े बहुत वाकिफ हो गए होंगे कि 8086 के रजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, रजिस्टर इनसाइड द CPU कैन बी 8 बिट, 16, 32 बिट और इवन 64 बिट, डिपेंडिंग ऑन द CPU। कि जितने बिट का आपका CPU है उतने बिट के आपके पास रजिस्टर होगा, उतना बिट वाइड रजिस्टर होगा। The CPU also contains arithmetic and logic unit। ये arithmetic unit होगा जो कि addition, subtraction, multiplication, division कर रहा होगा, and then it has a logical unit as well that can do and or not or other boolean operations। और सारे operations नहीं कर रहा होगा, that depends on the CPU कि वो कितने operations करवाना चाहता है। ठीक है, वो कितना heavy CPU बना रहा है। नंबर 3, द सीपीयू कंटेन्स अ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है
जो बेसिकली हमें बता रहा होता है कि हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है जो परफॉर्म करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर ने परफॉर्म करनी है उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास होता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंस्ट्रक्शन डीकोडर होता है, इज अ काइंड ऑफ अ डिक्शनरी विच इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन फेच इनटू द सीपीयू। हर इंस्ट्रक्शन जो फेच की जाती है सीपीयू के अंदर, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लाई जाती है, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है और वो बेसिकली बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। ये दैट इज हाउ एन इंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड इनसाइड अ माइक्रो प्रोसेसर। ये एक इंटरनल डायग्राम है एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट की, जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। हमने इस कोर्स में इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी करना है। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि आपके पास ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट बनाया हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के अंदर आपके पास ALU है, आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, आपके पास बाकी रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और ये आपस में इंटरनल बसेस से कनेक्टेड है और एक्सटर्नली वो माइक्रो प्रोसेसर की 3 टाइप ऑफ बसेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एड्रेस, कंट्रोल और डेटा बस के साथ। ये वही डायग्राम है जो कि मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास सीपीयू, डेटा और आईओ डिवाइसेस। ये बेसिकली एक कंप्यूटर का एक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है या एक मॉडल है किसी भी कंप्यूटर का, वो हैंड हेल्ड हो, वो लैपटॉप हो, वो कोई और स्मार्ट डिवाइस हो। ये कुछ हिस्ट्री है कि माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। 8080 ये 1974 में आया था। 6 माइक्रॉन पे इसकी फैब्रिकेशन हुई थी। ट्रांजिस्टर 6000 थे, 2 मेगाहर्ट्ज का था, 8 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर था और ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कितनी परफॉर्म करता था। ठीक है, ये एक टेबल है। हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास 8088 है और 8086 है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हमने इस कोर्स में स्टडी करना है। ये इंटेल के प्रोसेसर की एक छोटी हिस्ट्री है, अगेन बुक में अवेलेबल है। आप इसको पर्सनली खुद पढ़िएगा, देखिएगा कि ये क्या है। अब आज का आखिरी टॉपिक क्या है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर बिसाइड द वर्ड माइक्रो प्रोसेसर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर तो हम अभी पढ़ते आए हैं। माइक्रो प्रोसेसर इट इज अ सीपीयू, इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर के साथ ना तो रैम और रोम इंटरफेस हुई होती है, ना ही उसके पास कोई और पेरिफेरल उसके साथ कनेक्टेड होता है। इसके पास इवन पोर्ट्स भी नहीं होती। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है विद पिन्स ऑन इट। वो पिन्स क्या इंडिकेट कर रही हैं? वो पिन्स इंडिकेट कर रही है कि एड्रेस बस कितनी है, वो पिन्स इंडिकेट कर रही है कि डेटा बस कितनी है, वो पिन्स इंडिकेट कर रही है कि कंट्रोल बस की कितनी है। और फिर उसकी अपनी इंटरनल सर्किटरी के लिए उसको डेफिनेटली कुछ VCC VDD चाहिए होंगी, कुछ ग्राउंड की पोर्ट पिन चाहिए होंगी। तो व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर? द माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, ये एक अकेली चिप होगी। माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ एक चिप है, माइक्रो कंट्रोलर भी एक चिप है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर कौन सी चिप है? माइक्रो कंट्रोलर एक चिप है जिसके पास अपना CPU है, जिसके पास एक मेमोरी है, कुछ मेमोरी इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर, और आईओ पोर्ट्स भी उसके ऊपर बनी हुई हैं। इसके पास और पेरिफेरल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। जिस तरह जो मेजर अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं माइक्रो कंट्रोलर। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, आर्डिनो का। आर्डिनो इज अ माइक्रो प्रोसेसर, इज इट? No, it's not. It's a microcontroller. Arduino is a microcontroller because it has some I/O ports on it और इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ मेमोरी इंस्टॉल्ड है। आप इसकी मेमोरी को इनहांस भी अगर करना चाहो तो इनहांस भी कर सकते हो। और आप लेकिन इसके ऊपर अपनी ऑनबोर्ड मेमोरी होती है, इसके ऊपर ऑनबोर्ड पोर्ट्स, ऑनबोर्ड पेरिफेरल्स लगे होते हैं। और एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर की STM माइक्रो कंट्रोलर, जो कि आप लैब में भी देखते आए हो या सुनते आए हो कि आपने इस कोर्स में
STM माइक्रो कंट्रोलर को स्टडी करना है। तो STM के ऊपर जो माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर कोई माइक्रो प्रोसेसर भी लगा होगा ना, तो उसके ऊपर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है दैट इज ARM Cortex, प्रॉब्ली 9 है, प्रॉब्ली आई एम नॉट श्योर, लेकिन कॉर्टेक्स का कोई उसके ऊपर वर्जन लगा हुआ है STM माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। STM माइक्रो कंट्रोलर हैज अ बिल्ट इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑन इट, 3 7 सेगमेंट या 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे हुए हैं, उसके ऊपर कुछ पुश बटन्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर LCD लगी हुई है, उसके ऊपर कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है एक ही माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेपरेट थिंग, माइक्रो कंट्रोलर इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है, ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आज के लेक्चर में, तो दैट्स इट। तो हम इंशाल्लाह अब लाइव लेक्चर में आपसे मिलेंगे और देखेंगे कि आप लोग के कोई क्वेश्चन है या नहीं। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।